नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान सोनी एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल पर जोधपुर राजस्थान से आपका दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में बातचीत कर रहे थे। कल हमने एशिया महाद्वीप का पहला भाग देखा था और मैंने आपको पहले ही बताया था साथियों कि हम विस्तृत रूप से ज्योग्राफी पढ़ेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि आपको पढ़ने के साथ आनंद आ जाए। दोस्तों, एक बार देखने के बाद में आपको वापस इधर उधर ताक झाक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं मानता हूँ और अपने आप से भी वादा भी करता हूँ। हम दोस्तों एशिया महाद्वीप का आज सेकंड पार्ट देखेंगे। एक वीडियो शायद एशिया महाद्वीप के बारे में और बनेगा ताकि मुख्य मुख्य जानकारी एशिया महाद्वीप के बारे में आपको दे दी जाए। दोस्तों, आप अगर पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या विशेष रूप से फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या रीड तक में दोस्तों ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस की फीचर्स जो है विशेषताएं पूछी जाती है। इसलिए आप अगर मुख्य रूप से पीसीएस की तैयारी करने वाले भाइयों से बहनों से विनम्र निवेदन है कि वीडियो को स्किप ना करें। एक एक लाइन में आपको सवाल प्रोवाइड करवाया जाएगा। एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार देखें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस छोटे भाई या बड़े भाई का मनोबल जरूर बढ़ाएं। चलिएगा, हम कम टू द पॉइंट, समय खराब न करते हुए दोस्तों हम बात कर रहे थे एशिया महाद्वीप की। और कल हमने बात एंड की थी कि एशिया महाद्वीप में 3 अक्षांश वर्ष दोस्तों गुजरते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सेकंड वीडियो को देखने से पहले आप महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति वाला वीडियो और एशिया महाद्वीप का पार्ट 1 जरूर देखें, जिनकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे थे तीनों अक्षांश वर्तों के बारे में। अक्षांश वर्त जो है सामान्य रूप में दोस्तों एशिया महाद्वीप जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसका मतलब यह हुआ कि एशिया महाद्वीप विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। लेकिन दोस्तों एशिया महाद्वीप के जो छोटे छोटे द्वीपीय देश हैं जो विषुवत रेखा को छूते हैं, विषुवत रेखा पर स्थित है, इसलिए अपन कह सकते हैं कि एशिया महाद्वीप से विषुवत वर्त भी गुजरता है। कौन सी है दोस्तों, देख लीजिएगा। विषुवत रेखा के बारे में आपको एग्जाम में सवाल पूछ सकता है एशिया से संबंधित, तो 2 देश है दोस्तों। पहला है, ध्यान रखना, मालदीव। कौन सा देश है? मालदीव। दूसरा देश है हमारा दोस्तों इंडोनेशिया, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, ज्यादा बात नहीं करूंगा। मालदीव की राजधानी है दोस्तों माले, याद रहेगा आपको, मालदीव की राजधानी माले है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है और यह दोस्तों जावा द्वीप पर है। इंडोनेशिया के टोटल दोस्तों इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। लगभग 13,000 द्वीप है इस पर, जिनमें 6,000 द्वीपों पर आबादी निवास करती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का 4था बड़ा देश है। इंडोनेशिया के बारे में आप मुख्य मुख्य पॉइंट रेगुलर सुन लीजिएगा। इंडोनेशिया विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से 4था बड़ा देश है, सबसे ज्यादा मोमडन आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया भारत के दूसरा निकटतम जो दोस्तों समुद्री पड़ोसी देश है, पहला श्रीलंका है। और इंडोनेशिया में दोस्तों एक मुख्य, हालांकि ऐसे बहुत से ज्वालामुखी है क्योंकि ये प्रशांत महासागर के अग्निवलय क्षेत्र में है, लेकिन मुख्य जो ज्वालामुखी है दोस्तों उसके बारे में आप जरूर याद रखें, क्राकाताऊ। यह जो ज्वालामुखी है यह कहां पर है? इंडोनेशिया में ही है। समझ में आ गई बात आपको दोस्तों। इंडोनेशिया में एक द्वीप है मलक्का द्वीप, नाम सुना होगा दोस्तों आपने, मलाया प्रायद्वीप के पास में पड़ता है। ध्यान रखिएगा, मलक्का द्वीप जो है दोस्तों इसे मसालों का द्वीप भी कहते हैं, यह भी थोड़ा आप जरूर याद रखें। इंडोनेशिया में दोस्तों, इंडोनेशिया इक्वेटर लाइन के पास में स्थित है और आपको मैं बता चुका हूं कि इक्वेटर लाइन पर सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, सर्वाधिक बरसात होती है, सबसे ज्यादा जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी जिन्हें कहते हैं, वनस्पतियां, जीव जंतु जो है उनकी प्रजातियां इक्वेटर लाइन के सारे ही मिलती है। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, इंडोनेशिया में जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं वो इक्वेटर लाइन के किनारे पर ही होते हैं। सदाबहार का मतलब, जैसे दोस्तों एक मुहावरा चलता है सदाबहार, इसका मतलब हमेशा
खुशी भर आनंद भरा माहौल। तो इसी प्रकार दोस्तों इक्वेटर लाइन का जो क्षेत्र है वो हमेशा हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ती है, टेम्परेचर इक्वेटर लाइन पर सूर्य लंबवत रहता है और दोस्तों प्रतिदिन कपासी वर्षी बादलों से संवहनीय कन्वेंशनल रेंज जो है होती है। क्योंकि दोस्तों इक्वेटर लाइन पर पवन जो है हॉरिजॉन्टल में नहीं चलती है, इसको भी थोड़ा आप ध्यान रखें, कन्वेंशनल ऊपर उड़ती है संवहनीय तरंगों की तरह। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों में मुख्य वृक्ष जो है रबड़ है, महोगनी है, रोजवुड है। इस प्रकार का एक वन होता है दोस्तों सिनकोना, वो थोड़ा आप याद रखें। क्यों बताना जरूरी है? क्योंकि सिनकोना की पैदावार जो है इंडोनेशिया में बहुत ही ज्यादा होती है। और दोस्तों सिनकोना जो है इनसे इनकी छाल से एक दवाई बनाई जाती है जिन्हें कहते हैं कुनेन। क्या नाम है? कुनेन। एग्जामिनर का काफी बार फेवरेट सवाल बना है कुनेन। ये मलेरिया में काम आती है दोस्तों, मलेरिया की बीमारी, इस वही मलेरिया की बीमारी जो कंप भी लगकर आती है, मादा प्लाज्मोडियम मच्छर, साइंस का सवाल है ध्यान रखना, उससे होती है। तो थोड़ा इसको ध्यान रखें। और बात करूं मैं इंडोनेशिया के बारे में दोस्तों, तो इंडोनेशिया में क्या है, देखो एक जंतु विज्ञानी हुए दोस्तों जिनका नाम है वालेस, और उन्होंने दोस्तों एक वनस्पति और जीव जंतुओं का विभाजन करने के लिए एक रेखा का निर्धारण किया जिसे कहते हैं वालेस रेखा। ध्यान रखिएगा, यह वालेस रेखा वो रेखा होती है जो प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतुओं का निर्धारण करती है। समझ में आएगा यह यहां पर क्यों बतानी जरूरी हो गई दोस्तों? वालेस रेखा के पूर्व वाला जो क्षेत्र होता है वो ऑस्ट्रेलिया साइड में है, और यहां पूर्व में दोस्तों कंगारू, ऑस्ट्रेलिया के पक्षु जो है अपन कहते हैं वो सर्वाधिक है मार्सुपियल्स, और इसके पश्चिम में अपन बात करें इंडोनेशिया में तो दुधारू पक्षु, स्तनधारी पक्षु ज्यादा रहते हैं। यह भी बात कहीं पर आपको मिल सकती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इतना जरूर ध्यान रखें, इंडोनेशिया पर जो जावा द्वीप है इसको इंडोनेशिया का हृदय स्थली भी कहते हैं। और यह दोस्तों जो क्राकाताओ जो है वो ज्वालामुखी द्वीप इंडोनेशिया के जावा पर ही है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, यह तो इंडोनेशिया। मालदीव के बारे में देखिए, मालदीव के बारे में आपने दोस्तों सुना होगा, मालदीव जो है लक्षद्वीप के पास में एक प्रवाल द्वीपीय श्रृंखला है जो दक्षिणी हिंद महासागर में स्थित देश है। मालदीव के बारे में 2-3 बातें आप खास जरूर याद रखें। एक तो दोस्तों एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है, सबसे छोटा देश, क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश जो है एशिया महाद्वीप का वो कौन सा है? यही मालदीव है। सबसे बड़ा वैसे तो दोस्तों रशिया है, लेकिन चाइना को माना जाता है, ध्यान रखना, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे छोटा है मालदीव। एक दोस्तों आप कभी कभी 8 डिग्री चैनल पढ़ते होंगे, 8 डिग्री चैनल, ध्यान रखिएगा। मालदीव, मालदीव और मिनिकॉय, मिनिकॉय क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप का ना एक द्वीप है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों की एक श्रृंखला है, इनमें से एक द्वीप है मिनिकॉय। तो ध्यान रखना, ये मिनिकॉय जो है ना, ये मिनिकॉय दोस्तों, मिनिकॉय और मालदीव के बीच में जो चैनल है दोस्तों 8 डिग्री अक्षांश रेखा है, सामान्य रूप में अपन कह सकते हैं, तो वो 8 डिग्री चैनल कहलाती है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। 9 डिग्री चैनल जो है दोस्तों ध्यान रखना, 9 डिग्री जो चैनल है वो दोस्तों मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। यह भी थोड़ा ध्यान रखना, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। लक्षद्वीप का प्राचीन नाम लक्काद्वीप भी है, इसकी राजधानी कवारती है। तो एग्जामिनर कभी कभी आपको मिनिकॉय और लक्षद्वीप यानी कवारती भी लिखकर दे सकता है, इसको भी ध्यान रखें। लगे हाथों आप पीसीएस की तैयारी करें, मैं आपको बता 10 डिग्री चैनल के बारे में भी एग्जामिनर सवाल पूछ लेता है। तो अंडमान व निकोबार के बीच में है, यह तो सबको पता होता है दोस्तों, लेकिन ध्यान रखना और डेप्थ में जाता है तो लघु अंडमान, देखो उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, ये 4 अंडमान के द्वीप है। और दक्षिण में दोस्तों निकोबार जो है इनको अपन कहते हैं कार निकोबार और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण में है, जहां पर दोस्तों हमारा सबसे दक्षिणतम पॉइंट जिसे सुदूरतम कहते हैं वो हमारा इंदिरा पॉइंट है, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट, शून्य पॉइंट, जो भी है वो बाद की बात है। हम बात कर रहे थे दोस्तों अंडमान जिनमें लघु अंडमान होगा, सबसे दक्षिण में लघु अंडमान है, लघु अंडमान व दोस्तों कार निकोबार। लघु आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, लघु अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री
चैनल है। यह थोड़ा आप जरूर दोस्तों ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच में कोको चैनल भी आपने कई बार पढ़ा होगा। कोको चैनल जो है का ग्रेट निकोबार द्वीप और इंडोनेशिया का सबसे नजदीक जो द्वीप है हमारा वो सुमात्रा है। ध्यान रखना एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा द्वीप है वो बोर्नियो है। अभी बात करेंगे वो भी किसका है, ये इंडोनेशिया का है। कल वाले वीडियो में आपको मिलेगा। बोर्नियो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और लगे हाथों में आपको एक सवाल बताऊं, देखिए दोस्तों एक एक लाइन में आपको फैक्ट दूं तो मैं कितना ही आपके सामने रख सकते हैं, लेकिन इतनी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से अवेलेबल नहीं करवाई जा सकती। हर लाइन में सवाल बनता है। इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप का एक भाग है दोस्तों कालीमंतन या कालीमंतान कहते हैं उसको, ध्यान रखना कालीमंतान या कालीमंतन, इसको भी ध्यान रखना, बोर्नियो द्वीप का भाग है। चलो तो बोर्नियो पहला सबसे बड़ा द्वीप है एशिया महाद्वीप का। दूसरा जो है वो है सुमात्रा, और सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के बीच में कोको चैनल है। ठीक है, यह थोड़ा जरूर याद रखिएगा। अब दोस्तों इतना जरूर आप याद रखें मालदीव के बारे में। दूसरी बात यह तो हुई दोस्तों विषुवत रेखा पर स्थित देश के बारे में। अब दोस्तों आपसे सवाल एग्जामिनर यह कर ले कि विषुवत रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है। विषुवत रेखा के सबसे नजदीक राजधानी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा यह सवाल काफी बार पूछा जाता है दोस्तों। विषुवत रेखा यहां पर मालदीव है विषुवत रेखा पर, और यहां पर दोस्तों इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का जावा द्वीप यहां पर नहीं है, लेकिन जावा की राजधानी जो है जकार्ता दक्षिण में है दोस्तों। इस विषुवत रेखा के सबसे नजदीक जो है वो एशिया महाद्वीप की जो राजधानी है वो सिंगापुर की राजधानी है, सिंगापुर सिटी। अपन कहते हैं ना सिंगापुर सिटी जो फेमस सिटी है घूमने फिरने की, सिंगापुर यहां पर साथियों मलाया प्रायद्वीप का अंश है सिंगापुर। ध्यान रखना सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, वो सबसे नजदीक है दोस्तों एशिया महाद्वीप के। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो विश्व में दोस्तों एटलस मानचित्र को लेकर जरूर बैठे, ऑक्सफोर्ड हो चाहे कोई सा भी हो, जरूर लेकर आप ध्यान रखें। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी जो है वो इस विषुवत रेखा के सबसे नजदीक मानी जाती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। चलिए हम आगे बात करें तो इतना जरूर ध्यान रखें हमारे इस विषुवत रेखा के बारे में। अगली बात करें दोस्तों तो यहां पर ध्यान रखना एक देश है मलेशिया दोस्तों, मलेशिया, जिसके बारे में अपन बात करें मलेशिया। देखो बोर्नियो द्वीप पर मैंने कल आपको कहा था 3 देशों का अधिकार है बोर्नियो द्वीप पर। तो कौन कौन से देशों का है, एक तो इंडोनेशिया का हो गया। दूसरा दोस्तों देखो मैं बता देता हूं एक सवाल और, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है बांडुंग। यह बहुत फेमस सवाल है बांडुंग। हमारा भारत की विदेश नीति की बात करते तो पहली विशेषता आती है गुट निरपेक्ष नीति, जिसे नेम कहते हैं नॉन अलायंस पॉलिसी। ध्यान रखिएगा ये जो नेम बांडुंग सम्मेलन गुट निरपेक्ष का पहला जो सम्मेलन हुआ यह अप्रैल 1955 में, अप्रैल 1955 में कहां पर हुआ, बांडुंग में हुआ। और यह बांडुंग सम्मेलन अप्रैल 1955 में जो हुआ था यह कहां पर है, इसी जावा द्वीप पर ही है, इसी जावा द्वीप पर ही है, इसको जरूर याद रखें। चलो हम बात कर रहे थे बोर्नियो द्वीप के बारे में। तो बोर्नियो पर दोस्तों 3 देशों का अधिकार है। दक्षिण में हो गया इंडोनेशिया और इधर हो गया मलाया प्रायद्वीप का हिस्सा मलेशिया, और यहां पर हो गया ब्रुनेई, यहां पर हो गया ब्रुनेई। इसको आप जरूर याद रखें। तो हम उठाते हैं इस मलेशिया को। मलेशिया के बारे में क्या खास है, सबसे पहले मलेशिया की राजधानी। देखो कई बार राजधानियों में क्रॉस टैली करवा ले तो फेमस, थोड़ा ध्यान रखना। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर, कुआलालंपुर। दोस्तों आप एशिया महाद्वीप के तीनों वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करूं देख लिया, मैं आपसे वादा कर दूं ऑफलाइन से बेहतर आपको क्या मिलेगा, एनवायरनमेंट मिलेगा। आप विश्वास रखिए, समय बर्बाद नहीं होने दूंगा आपका, ये आपसे वादा है। तो मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। मलेशिया जो है विश्व में सबसे बड़ा टिन उत्पादक देश है दोस्तों, यह जरूर आप याद रखें। टिन उत्पादक देश जो है यह मलेशिया विश्व का सबसे ज्यादा टिन उत्पादन करता है। फिर दोस्तों मलेशिया जो है यहां पर इनको मोतियों का द्वीप भी कहते हैं, हालांकि श्रीलंका को कहते हैं, लेकिन यहां पर दोस्तों छोटी छोटी द्वीपीय श्रृंखला मिलती होगी तो इसलिए इसका नाम उपनाम रख दिया गया होगा। वो आप छोड़े, टिन उत्पादक पर ज्यादा ध्यान दें, विश्व का सर्वाधिक टिन। एक यहां पर दोस्तों तेमान नेगारा, वो थोड़ा याद रखें, तेमान नेगारा।
हालांकि एग्जामिनर ने कभी पूछा नहीं है, लेकिन तेमान नेगारा जो है, देखो विश्व का सबसे प्राचीन वर्षा वन समूह जो है ना, वो तेमान नेगारा मलेशिया में ही है। तेमान नेगारा दोस्तों, आजकल वर्षा वन जो है अमेजन के वर्षा वनों को माना जाता है, अमेजन है, कांगो बेसिन है, लेकिन यह विश्व के प्राचीनतम वर्षा वनों में से एक है। इनको आप जरूर थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है साथियों। ये हो गया मलेशिया। यह सब एशिया महाद्वीप के देश है दोस्तों। एशिया महाद्वीप में लगभग 50-51 देश है, आप याद रखें। हमने बात की है इंडोनेशिया, फिर बात की है हमने ब्रुनेई, ब्रुनेई के बाद में हमने बात की दोस्तों देखो ये मालदीव, मलेशिया, सबके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। फिर दोस्तों हमने बात कर रहे थे अक्षांशों की, तो कर्क रेखा, यह देखो कर्क रेखा की बात करें अपन, कर्क रेखा, तो कर्क रेखा एशिया महाद्वीप से बीचों बीच से लगभग गुजरती है। दोस्तों दो सवाल आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्क रेखा लगभग एशिया महाद्वीप के मध्यवर्ती क्षेत्र से ही गुजरती है। विषुवत रेखा हमने पढ़ी, तो बता देता हूं दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम पॉइंट है इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार, वो इक्वेटर लाइन से 876 किलोमीटर दूर है। कभी कभी एग्जामिनर का फेवरेट सवाल बन जाता है, तो 876 किलोमीटर दूर है, इसको आप जरूर याद रखें। हमने दोस्तों ये दो लाइनें क्यों खींची, तो देखो हमारा जो एशिया महाद्वीप है वो जीएमटी से पूर्व की ओर है, तो पूर्वी गोलार्ध में है, इसलिए दोस्तों यहां पर पूर्वी देशांतर होगा। और भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी 23.5 डिग्री अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। अक्षांश और देशांतर वाला वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, बिल्कुल गहराई से पढ़ाया गया है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो है यह एशिया महाद्वीप के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरती है। और ध्यान रखना, यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को दक्षिण में यहां पर छूती है, इसीलिए तो अपन कहते हैं, ध्यान रखना, इसीलिए तो कहते हैं दोस्तों 90 डिग्री पूर्वी कटक जो ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर है, यह 90 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा बीचों बीच से गुजरती है एशिया महाद्वीप के मध्य से। समझ में आ गई। और कर्क रेखा लगभग एशिया महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। चलो हम कर्क रेखा की बात करें, तो दोस्तों मैं आपको याद रखने की एक ट्रिक बताऊं। भारत में कितनी, देखो ये दोनों रेखाएं हैं, कर्क रेखा ही है साथियों, कर्क रेखा ही है। यह है भारत में और यह है विश्व में, एशिया में। ध्यान रखना, एशिया में, याद रखने के लिए बात कर रहा हूं। भारत के कितने राज्य जो है वो कर्क रेखा को छूते हैं। कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है साथियों, रिपीट कर रहा हूं क्योंकि एग्जामिनर यही करता है। यहाँ के भारत के आसपास के 3 देशों को देकर एक पाकिस्तान देता है, पाकिस्तान से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं गुजरती है, याद रखना। इसीलिए तो 23.5 से ऊपर वाली लाइन 24 डिग्री अक्षांश को भारत और पाकिस्तान का समानांतर माना जाता है। हालांकि निर्धारण नहीं हुआ, लेकिन फिर भी कभी एग्जाम में देखने को मिल जाए तो 24 डिग्री जरूर याद रखें। चलो भारत के 8 राज्य है दोस्तों जो कर्क रेखा को छूते हैं। कर्क रेखा के बारे में मैं बता चुका हूं। 21 जून को सूर्य की लंबवत किरणें, जब सूर्य उत्तरायण होता है तो कर्क रेखा पर पड़ती है। 23.5 पर ही क्यों पड़ती, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। कंसेप्ट किधर हुआ, उस समय दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति होने का नाम रख दिया गया कर्क रेखा, जिन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। चलिए भारत के 8 राज्य जो है वो इस पर है, कौन से है फिर अपन एशिया में देखेंगे। देखो भारत के 8 राज्य की बात करें, पश्चिम से पूर्व की ओर चलूंगा साथियों। सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद में राजस्थान। राजस्थान वाले भाइयों सबसे ज्यादा याद रखें 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 शहर है जो कर्क रेखा पर स्थित है, जिले को कर्क रेखा को छूते हैं। ठीक, और तीसरा दोस्तों गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, आपने मच्छ मालवा का नाम सुना होगा दोस्तों, नहीं सुना तो मैं बता दूं, मालवा में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आता है। यह छत्तीसगढ़ जो है इसी मध्य प्रदेश से तोड़कर अलग किया गया। कब किया गया, 1 नवंबर सन 2000 को किया गया। पहले मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, आज के दिन राजस्थान है, क्योंकि मध्य प्रदेश से तोड़कर राजस्थान को, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। तो मध्य प्रदेश पहला, गुजरात दूसरा, राजस्थान तीसरा, मध्य प्रदेश चौथा दोस्तों जो है वो हो जाएगा छत्तीसगढ़।
चौथा छत्तीसगढ़। याद रखिएगा, एक एक ध्यान रखना दोस्तों, रटवा देंगे आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद में दोस्तों पहले बिहार एक ही था, बिहार को तोड़ करके एक अलग राज्य बनाया 15 नवंबर सन 2000 को, जिसका नाम रखा गया झारखंड। झारखंड छोटे साइज में देख रहा हूं, झारखंड। पांचवा हो गया साथियों। छठवा है हमारा पश्चिमी बंगाल, ये वही बंगाल है जहां पर दोस्तों प्लासी और बक्सर का युद्ध होता है, बंगाल, काली माता के मंदिर वाला। और सातवां जो है हमारा दोस्तों त्रिपुरा, एकमात्र भारतीय राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब दोस्तों त्रिपुरा, और आठवां है मिजोरम। कंसेप्ट किधर हुआ, यह मिजोरम का बॉर्डर भी बांग्लादेश से लगता है साथियों, इसको भी ध्यान रखिए। वापस तो बोल रहा हूं, भारत के 8 राज्य कर्क रेखा को छूते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। यही बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों कि एशिया महाद्वीप के भी 8 देश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है साथियों। वापस बोल रहा हूं, 8 राज्य भारत के, 8 देश एशिया महाद्वीप के। लिखवा रहा हूं दोस्तों कौन कौन सा है, देखिएगा। बात कर रहा हूं सबसे पहले सऊदी अरब, पहला देश है दोस्तों सऊदी अरब, सऊदी अरब। दूसरा देश है दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात, यूएई इन्हें जिन्हें कहते हैं। नंबर तीसरा है दोस्तों ओमान। इसी ओमान के नाम पर तो ओमान की खाड़ी है, गल्फ ऑफ पर्सिया के नीचे, वे ऑफ पर्सिया जिन्हें फारस की खाड़ी के नीचे है। अभी बात करेंगे अपन सब ओमान। चौथा देश है दोस्तों भारत, भारत। पांचवा है चाइना, चाइना है दोस्तों। छठवां देश है ताइवान, क्या नाम है, ताइवान। और सातवां देश है दोस्तों हमारा म्यांमार, म्यांमार। और आठवां देश है बांग्लादेश, कौन सा नाम है, बांग्लादेश। याद रह जाएगा साथियों, नहीं रहेगा तो कहां जाएगा, याद तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने जो सपना देखा है, सपने को पूरा करने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हैं। मेहनत से बड़ा कोई विकल्प नहीं है दोस्तों, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। चाहे 12 घंटा पढ़ो, चाहे 22 घंटा पढ़ो, कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, इसका कोई ऑप्शनल नहीं होता। गाड़ी का टायर पंचर होता है, स्टेपनी हमारे पास में ऑप्शन होती है, लेकिन कड़ी मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ध्यान रखिएगा, एशिया के 8 देश जो है वो कर्क रेखा पर स्थित है। पहला सऊदी अरब, दूसरा यूएई संयुक्त अरब अमीरात, तीसरा ओमान, चौथा भारत, पांचवा चाइना, छठवां म्यांमार, सातवां ताइवान और आठवां बांग्लादेश। याद करें दोस्तों इसकी राजधानियों को, कभी कभी राजधानियों को क्रॉस टैली करवा लेता है। ध्यान रखिएगा, हम इतना पढ़ते हैं और एक आध सवाल आता है वो भी छू कर चला जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सऊदी अरब की राजधानी है दोस्तों रियाद, क्या नाम है, रियाद, याद रखना रियाद। संयुक्त अरब की राजधानी है दोस्तों अबू धाबी, कौन सी राजधानी है, अबू धाबी, याद रहे साथियों, अबू धाबी। ओमान की राजधानी है मस्कट, क्या नाम है, मस्कट साथियों। भारत की राजधानी नई दिल्ली, ये तो कोई नहीं भूल पाएगा साथियों। चाइना की राजधानी है बिंजिंग साथियों, बिंजिंग। और ताइवान की राजधानी है ताइपे साथियों, ताइपे। म्यांमार की राजधानी कौन भूलेगा दोस्तों, पहले मांडले बनी, आज नेपियाडा है, कई बार पियाजी रंगून भी गए थे, नेपियाडा, याद रखना साथियों, नेपियाडा, कई बार नेपियाडा याडा लिखा मिलेगा। और बांग्लादेश की राजधानी ढाका। आठों की आठों याद रखना दोस्तों, एशिया महाद्वीप में 8 देश कर्क रेखा पर स्थित है। कंसेप्ट किधर हो गया, 3 अक्षांश वर्त बताए थे। अगला जो है दोस्तों आर्कटिक वर्त, वो भी एशिया महाद्वीप से होकर गुजरता है, रूस से होकर गुजरता है दोस्तों, इतना जरूर याद रखें, वो कोई खास नहीं है। कंसेप्ट किधर हो गया, चलो यह तो बात हुई दोस्तों अक्षांशों के बारे में। अब देखिए आपका 2 कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं साथियों, फिर हम आगे बात करेंगे। आपने सुना होगा एक होता है प्रायद्वीप और एक होता है दोस्तों खाड़ी, एक होता है झील और एक होता है सागर, फिर महासागर। यह आपने काफी बार शब्द सुने होंगे, इन शब्दों को समझना जरूरी है। एक अंतरीप जिन्हें कैप कहते हैं, कैप ऑफ कैमोरीन, इस प्रकार आपने सुना होगा। इन शब्दों के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले प्रायद्वीप, क्या बात है दोस्तों, प्रायद्वीप के बारे में समझिएगा। यह जमीन का एक टुकड़ा होता है, चाहे ऐसा हो, चाहे ऐसा हो, चाहे भले ही ऐसा हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।
सामान्य रूप में समझ लीजिएगा, जमीन का टुकड़ा, स्थलीय भाग जिनके तीनों ओर में क्या हो, पानी हो। आज कंसेप्ट किधर जाना चाहिए, जमीन का वो टुकड़ा चाहे किसी भी प्रकार का हो लेकिन तीनों ओर पानी होना चाहिए, वो क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप कहलाएगा। और अगर चारों ओर हो गया तो द्वीप कहलाएगा, आइलैंड। बाकी तीनों ओर हो तो प्रायद्वीप कहलाएगा। और अगर वही दोस्तों समुद्र में कोई उभरा हुआ भाग हो तो उसे कहेंगे अंतरीप। प्रायद्वीप का ही समानार्थी है दोस्तों अंतरीप, समुद्र में उभरा हुआ भाग हो तो अंतरीप। जैसे देखो, ध्यान रखना दोस्तों, जैसे हमारे म्यांमार की खाड़ी के पास में कैप कैमोरीन है, इसी प्रकार कैप ऑफ गुड ऑफ उत्तमासा अंतरीप दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिण में है। यह अंतरीप और प्रायद्वीप लगभग समानार्थी ही है। उदाहरण के लिए दोस्तों, भारत का दक्षिणतम जो भाग है वो प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप को अंग्रेजी में कहते हैं पेनिनसुला। अंग्रेजी वर्ड पर ज्यादा ध्यान दें। तो भारत प्रायद्वीप क्यों हुआ, देखो आपने देखा होगा भारत नीचे से तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहां पर हिंद महासागर है, यहां पर अरब सागर है, यहां पर वे ऑफ बंगाल है। समझ में आ गई होगी आपको बात। चलिए, यह हुआ प्रायद्वीप वाली बात। अब दोस्तों यह तो रही प्रायद्वीप की। अगर मैं बात करूं, यह जमीन का टुकड़ा अगर मान लो जलीय भाग हो तो ये, इसको मान लो आप जलीय भाग, और तीनों ओर क्या लगा दो, जमीन लगा दो, क्या बन जाएगी, खाड़ी बन जाएगी। वापस सुन लीजिएगा, जमीन का वो भाग जिसके तीनों ओर पानी हो प्रायद्वीप कहलाएगा, और जल का वो भाग जिसके तीनों ओर जमीन हो वो क्या कहलाएगी, खाड़ी कहलाएगी। साथियों, खाड़ी कहलाएगी। कंसेप्ट किधर हो गया। चलो, अब दोस्तों आपने सुना होगा कई बार खाड़ी को बे लिखा हुआ मिलता है, बे, और कहीं पर आपको क्या लिखा हुआ मिलता है, गल्फ लिखा हुआ मिलता है। यह क्या समस्या है, समझिएगा। जो खाड़ी आकार में बड़ी हो उसे कहते हैं दोस्तों बे, और जो छोटी छोटी खाड़ियां हो उनको गल्फ के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी सबसे बड़ी है, वे ऑफ बंगाल, ये बंगाल खाड़ी बड़ी है तो वे ऑफ बंगाल कहलाएगा। जबकि दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी, या गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, जो गुजरात में दो खाड़ियां हैं, पहले कच्छ की खाड़ी, नीचे खंबात की खाड़ी। याद रखिएगा दोस्तों, छोटी खाड़ी को गल्फ कहते हैं, बड़े खाड़ी को बे कहते हैं। यह भी कंसेप्ट किधर हो गया। अब यह झील और सागर, यह कंसेप्ट किधर हो गया। अब दोस्तों देखो, झील और सागर क्या है। महासागर तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जल राशि वाले 5 भाग है, उनको अपन महासागर कहते ही है। महासागर के अंदर ही, महासागर के अंदर ही छोटे छोटे जलीय राशियों वाले जो भाग होते हैं उनको कहते हैं अपन सागर, जो महासागर से जुड़ा हुआ होता है किसी न किसी तरीके से। लेकिन दोस्तों ये जो झील होती है ना, यह झील ध्यान रखना जुड़ी हुई नहीं होती है सागर से। महासागरीय जल से झील मिली हुई नहीं होती है। झील जो होती है साथियों वो स्थल के बीच में होती है, यानी जमीन के बीच में होगी। हालांकि गहरी बहुत हो सकती है लेकिन जमीन से घिरी हुई होगी। तो फिर आप हमें पूछेंगे कि वहां पर पानी कैसे आता होगा, तो दोस्तों उसमें कौन क्या होगा है, पानी का सोर्स या तो बरसात का पानी हो सकता है या कोई बर्फ से पिघलकर नदियां आती होगी। सामान्य रूप में नदियां ही झील का पानी का स्रोत होता है। तो आपने कभी कभी देखा होगा दोस्तों कि झील के पीछे भी सागर लिखा हुआ मिलता है। जैसे मैं आपको बताऊं, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर क्या है, एक झील है, फिर भी आपको पीछे सागर लिखा हुआ मिलता है। तो यह सागर लिखा हुआ रॉन्ग है साथियों, यह झील ही है। सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों कभी न कभी प्राचीन समय में यह जो कैस्पियन सागर जो है कुछ कोई न कोई सागर का भाग रहा होगा या कोई न कोई महासागर का अवशेष रहा होगा। क्योंकि फिर महाद्वीप और दोस्तों महासागर तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में अपन पढ़ते हैं कि परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए कहीं न कहीं ये लॉक्ड हो गया होगा और अंतर्वर्ती आने पर यह झील बन गई होगी। इसीलिए तो दोस्तों इनमें लवणीयता मिलती है। बाकी लवणीयता कहां से आई, इस प्रकार अरल सागर है वो बात करेंगे। हमने ये बात आपको इसलिए बताई साथियों क्योंकि एशिया महाद्वीप में 2 प्रमुख झीलें हैं जिनको अपन काफी बार सवाल चर्चा में होता है। देखिएगा कौन कौन सी है, अभी बात करें तो आपका कंसेप्ट आज क्लियर हो जाना चाहिए। देखो, पहली है दोस्तों कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर, और दूसरी है अरल सागर। इनके बारे में आप जरूर पढ़ें। कैस्पियन सागर विश्व के मानचित्र में एशिया महाद्वीप में जरूर देखें दोस्तों, हम एक दिन वाकायदे आपको मानचित्र दिखाएंगे यहां पर एक एक जगह को, विश्वास रखें आप। कैस्पियन सागर और दूसरी है अरल सागर।
इस झील पर एग्जाम का काफी फेवरेट सवाल रहा है दोस्तों, अरल सागर। देखिएगा क्या है दोस्तों, कैस्पियन सागर जो है ये विश्व की सबसे बड़ी झील है और रूस के दक्षिण में स्थित है। यह लवणीय झील है। और लवणीयता की बात करें तो अपन सोचते होंगे कि लवणीयता कहां से आई, तो सामान्य रूप में यह किसी न किसी महासागर या सागर का अवशेष रहा होगा, ऐसा हम कह सकते हैं। समझ में आ गई बात आपको। अब दोस्तों कैस्पियन सागर पर अवस्थित देशों के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से देश है वो देखो। कैस्पियन सागर पर 5 देश है दोस्तों। कैस्पियन सागर पर कितने देश है? 5। रूस, कभी कभी आपको राजधानियां पूछी जा सकती है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। रूस जिनकी राजधानी मॉस्को। दोस्तों दूसरी है कजाकिस्तान, ध्यान से सुनना, कजाकिस्तान, इसके बारे में अपन एक बार यहां पर थोड़ा सवाल देखें दोस्तों। रूस, कजाकिस्तान, ध्यान से सुनना, कजाकिस्तान के बारे में आपको लगा है तो एक सवाल बता देते हैं। कजाकिस्तान जो है दोस्तों, इसकी राजधानी है एस्टाना। क्या नाम है? एस्टाना। तो यहां बताने की जरूरत नहीं आपको, कजाकिस्तान की राजधानी एस्टाना है, मध्य एशियाई देश है। दूसरी सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है, आपको पूछ ले जाए एशिया महाद्वीप के 2 बड़े स्थलरुद्ध देश, यह भी सवाल काफी फेमस होता है। देखो स्थलरुद्ध और जलरुद्ध क्या होता है? स्थलरुद्ध का मतलब होता है साथियों ऐसा देश जिनके चारों ओर जमीन ही लगती हो, यानी जिनकी सीमा चारों ओर क्या हो, जमीन की ही लगती हो। और जलरुद्ध का मतलब होता है ऐसा देश जिनके चारों ओर जलीय सीमा हो, यानी वो एक आइलैंड हो। जैसे हमारे भारत की सीमा है तो वहां पर बॉर्डर पानी से भी टच होता है, समुद्री इलाका, और दोस्तों स्थल से भी होता है, तो वो स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो विश्व में काफी देश जो है दोस्तों वो दोनों सीमा को टच करते हैं, कुछ कुछ देश जो है वो स्थलरुद्ध है, और स्थलरुद्ध को अंग्रेजी में लैंड लॉक्ड देश कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है स्थलरुद्ध, वो कजाकिस्तान है दोस्तों। कंसेप्ट क्लियर हो गया? कजाकिस्तान देश जो है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों, स्थलरुद्ध। ठीक है, दूसरा जो है दोस्तों वो मंगोलिया है, और मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बतौर है। उलान बतौर है, अलग से बता रहे हैं दोस्तों, पर यह नहीं है, यह बात पे बात करेंगे, यह थोड़ा दो ध्यान रखें। एक दोस्तों दक्षिणी पूर्वी एशिया में एकमात्र देश है लाओस, वो भी आप थोड़ा ध्यान रखना। लाओस दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में है, एकमात्र देश है जो स्थलरुद्ध है, जिसकी राजधानी है दोस्तों वियंतियन। क्या नाम है? वियंतियन। वो भी आप थोड़ा जरूर याद रखें। काफी देश है, उसके बारे में बात करेंगे। मंगोलिया दोस्तों जो है चाइना और रूस के बीच में एक मध्यवर्ती बफर स्टेट की तरह देश है। छोटा देश है दोस्तों, ध्यान रखना, लेकिन इसमें एक मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी का मरुस्थल। ध्यान रखना दोस्तों, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, एशिया महाद्वीप की बात कर रहा हूं दोस्तों, यह शीत मरुस्थल है, क्योंकि उच्च अक्षांश में है तो वैसे ही शीत ही होगा साथियों। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो गोबी का मरुस्थल है, एशिया महाद्वीप का। और दोस्तों विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल आपको पूछ ले तो यह गोबी का मरुस्थल ही है। यहां से एक नदी निकलती है दोस्तों जिसका नाम है आमूर नदी, ओखोटस्क सागर में जाकर गिरती है। वो बात मैंने कल आपके सामने कर ली थी, इतना जरूर आप ध्यान रखें। मंगोलिया दोस्तों एशिया के मध्यवर्ती क्षेत्र में होने का, यानी रूस और चाइना में, इसको एशिया की नाड़ी भी कहते हैं, इतना जरूर आप याद रखें। यह सब एशिया महाद्वीप की विशेषताएं हैं साथियों, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखें। ओके चलो, यह बात हो गई थी। तो दूसरा देश है कजाकिस्तान, राजधानी एस्टाना। तीसरा है दोस्तों तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, इसके बारे में भी आप दोस्तों जरूर याद रखें। क्या नाम याद रखें? तुर्कमेनिस्तान। और दोस्तों तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है, आपको पता होगा तुर्कमेनिस्तान की जो राजधानी है वो दोस्तों है अस्बागात। क्या नाम है? अस्बागात। बहुत सावधानी से याद रखें दोस्तों, अस्बागात। वापस मिलान कर लीजिएगा दोस्तों, बाई चांस कोई ना कोई शब्द में फेरबदल हो सकता है, मैं कोई गूगल बॉय नहीं हूं, भूल चूक हो सकती है। आप थोड़ा क्रॉस टैली करना बहुत जरूरी, ध्यान रखें दोस्तों। आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, कोई हवलदार की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफी को बहुत डेप्थ में पढ़ रहे हैं साथियों, हम कोई ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ेंगे, आप विश्वास रखें, ऑफलाइन जैसा वातावरण आपको मिलेगा। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी दोस्तों
अस्बागात है। कंसेप्ट क्लियर। चलिए आगे बात करें दोस्तों तो रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। क्या नाम है दोस्तों? अजरबैजान। अजरबैजान जो है इसकी राजधानी है बाकू नगर। क्या नाम है? बाकू नगर। तेल संपदा वाला क्षेत्र है दोस्तों बाकू नगर, यह भी थोड़ा ध्यान रखें। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अजरबैजान। और पांचवा है दोस्तों ईरान, और ईरान की जो राजधानी है वो है तेहरान। तेहरान। कंसेप्ट किधर हो गया? यानी कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है और दुनिया की विश्व की दूसरी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी दोस्तों झील है। और यह जो झील है वो लवणीय झील है। लवणीय झील है दोस्तों, यह लैंड लॉक्ड है, ध्यान रखना। इसमें कोई समुद्री अवशेष नहीं है। इसमें जल, इसका स्रोत कौन सा है दोस्तों? इसमें पानी कहां से आता है आपको पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, इसमें जो पानी है, पहली बात आप ध्यान रखें, 5 देश है, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ईरान। रूस की राजधानी मॉस्को, कजाकिस्तान की दोस्तों राजधानी अस्ताना, तुर्कमेनिस्तान की अस्बागात, अजरबैजान की बाकू और ईरान की राजधानी तेहरान। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब देखो जो कैस्पियन सागर जो लवणीय झील है दोस्तों, इसके ऊपरी भाग में लवणता बहुत कम है और दक्षिणी भाग में लवणीयता बहुत ही ज्यादा है। ऐसा क्यों? तो दोस्तों कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में 2 नदियां आकर गिरती है जिनमें सबसे ज्यादा जल लेकर आती है वोल्गा, रूस की नदी है दोस्तों वोल्गा, और दूसरी नदी है दोस्तों यूराल। यह जो नदियां लेकर आती है तो उत्तरी मुहाने पर शुद्ध जल आता है, इसलिए लवणीयता कम होगी। दूसरी बात दोस्तों, ये अपना मलबा जो है, तलछट जो है जमा करती है लाकर यहां पर, इसलिए कैस्पियन सागर झील जो है उत्तर की ओर कम गहरी है, यानी कि छिछली है। कम गहरा जो जलीय क्षेत्र होता है उसको छिछला कहते हैं, तो वो छिछली है दोस्तों। और दक्षिणवर्ती जो भाग है उसमें लवणीयता भी ज्यादा है और वो दोस्तों गहरी ज्यादा है। सामान्य रूप में बात करूं तो इसमें दोस्तों जमीन आसमान का फर्क है। यहां पर देखिए दक्षिणवर्ती भाग लगभग 1000 मीटर गहरा हो सकता है, लेकिन उत्तरवर्ती भाग 10-12 मीटर ही गहरा मिलेगा आपको, ध्यान रखिएगा। तो इतनी गहराई क्योंकि यहां पर मलबा जमा होता रहता है। यह तो बात हुई कैस्पियन सागर की। अब दोस्तों भूलना नहीं होगा आपको, दूसरी बात करते हैं, ध्यान रखना, मध्य एशिया के 5 देश दोस्तों आप याद रखें, काफी बार चर्चा में रहते हैं। राजधानी या तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों पर एग्जामिनर प्रहार करता है या मध्य एशियाई देशों पर। 5 देश है, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और दोस्तों एक देश और है मेरे दिमाग से, किर्गिस्तान। यह थोड़ा ध्यान रखें, बाकी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। चलिए तो ध्यान रखना दोस्तों, हम बात कर रहे थे अरल सागर की। अब अरल सागर जो है यह 2 देशों के बीच में फैली हुई है। कौन से 2 देश है? उज्बेकिस्तान और दोस्तों उज्बेकिस्तान, और दूसरा जो देश है वो कजाकिस्तान, वो है कजाकिस्तान। याद रहेगा, बिल्कुल सही दोस्तों, कजाकिस्तान। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, इन 2 देशों के बीच में यह अरल सागर जो है मध्यवर्ती एक झील फैली हुई है। उज्बेकिस्तान की राजधानी है दोस्तों ताशकंद। क्या नाम है? ताशकंद। यह कोई ज्यादा गहरी नहीं है दोस्तों, झील ज्यादा कोई गहरी नहीं है, हालांकि लवणीय जरूर है लेकिन ज्यादा कोई गहरी नहीं है। ताशकंद झील ताशकंद राजधानी है उज्बेकिस्तान की। पहले दोस्तों 1991 की मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों के बाद में रूस का विभाजन होने से यह स्वतंत्र राष्ट्र बन गए, जो दोस्तों पहले जो है यह सोवियत संघ के ही भाग, सोवियत संघ में ही सम्मिलित थे। तो ध्यान रखना, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और आपको पता होगा जब लाल बहादुर शास्त्री 65 की लड़ाई के बाद में जब समझौता करना जाते हैं दोस्तों, तो इसी शहर में जाते हैं ताशकंद में। और एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु विदेश में होती है वो इसी शहर में होती है, ताशकंद में। उसको भी आप जरूर याद रखें, उज्बेकिस्तान के है। और दूसरा है दोस्तों कजाकिस्तान, जिसकी राजधानी अभी तो बताइए दोस्तों एस्टाना। क्या नाम है? एस्टाना। एस्टाना, ध्यान रखें। चलो
हम बात करेंगे दोस्तों इन दो के बीच में, तो आपको पता होगा यहां पर समुद्र से तो पानी आ रहा नहीं है, तो पानी का सोर्स तो दो नदियां हैं दोस्तों। एक नदी यही उज्बेकिस्तान से, एक नदी यही कजाकिस्तान से आकर गिरती है। उज्बेकिस्तान से जो नदी आकर गिरती है वो गिरती है आमू दरिया, और दोस्तों यहां से गिरती है सामू दरिया। यह थोड़ा ध्यान रखें, यानी अरल सागर झील में आमू दरिया और सामू दरिया नदियों का पानी का संगम होता है, इसलिए ध्यान रखना यह उज्बेकिस्तान से आमू दरिया और कजाकिस्तान से सामू दरिया नदियां आकर अरल सागर में गिरती है। यह तो बात हुई दोस्तों दो झीलों की, भले ही सागर हो लेकिन ये क्या है, झील है। समझ में आ गई बात आपको? चलिए अब थोड़ी सी अपन नजर डालते हैं दोस्तों एशिया महाद्वीप के पूर्व की ओर। ध्यान रखना पूर्व की ओर प्रशांत महासागर है, और प्रशांत महासागर में दोस्तों प्रशांत महासागर के दोनों किनारों पर आपको छोटी छोटी द्वीपीय श्रृंखला मिलेगी। द्वीपीय श्रृंखला, हम 50 देश है दोस्तों एशिया महाद्वीप है, उन पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, तो एक एक देश पर नजर डालेंगे, आप विश्वास रखें। देखो यह जो प्रशांत महासागर है ना दोस्तों एशिया महाद्वीप के, यहां पर जो ध्यान रखना इधर वाला जो भाग है दोस्तों, तो यह एशिया, यह प्रशांत महासागर हुआ। प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर का यह जो भाग है दोस्तों, यह कौन सी सीमा हुई, प्रशांत महासागर की पश्चिमी और एशिया की पूर्वी। तो यहां पर आपको दोस्तों छोटे छोटे द्वीपीय श्रृंखला लगातार मिलती रहेगी। क्या मिलती रहेगी? छोटी छोटी लगातार दोस्तों आपको श्रृंखला मिलती रहेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, यहां पर देखो यह अमेरिका वाला इलाका आ जाएगा। यहां पर आपने देखा होगा अलास्का राज्य है अमेरिका का, जो पहले यह सोवियत संघ का एक पार्ट था, फिर बाद में इसको दे दिया गया। यह अलास्का वाला पार्ट आ जाएगा। तो ध्यान रखें यहां पर एक क्यूराइल द्वीप समूह, क्यूराइल द्वीप समूह है। इसी को तो दोस्तों इसी के नाम पर तो क्यूराइल धारा है, क्यूराइल धारा। क्यूराइल द्वीप समूह है। कमचटका प्रायद्वीप है दोस्तों, यहां पर रशिया का ये कमचटका प्रायद्वीप, लगे हाथों बता देता हूं, यहां पर कमचटका प्रायद्वीप है, और कमचटका प्रायद्वीप के दक्षिण में यहां पर दोस्तों दक्षिण पश्चिम में ओखोटस्क सागर है। ओखोटस्क सागर है, ध्यान रखना, जिसमें एक द्वीप है दोस्तों सखालीन द्वीप, इसको भी आप जरूर याद रखें। इसी द्वीप में आमूर नदी आकर गिरती है, आमूर नदी आकर गिरती है, ध्यान रखना। ओके, तो क्यूराइल द्वीप समूह हो गया, कंसेप्ट क्लियर। इसके दक्षिण में दोस्तों यह जो द्वीप समूह है यह है जापान द्वीप समूह, जापान द्वीप समूह। फिर अपन बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, फिर दोस्तों नीचे इंडोनेशियाई द्वीप समूह। यह लगातार द्वीपीय श्रृंखला है दोस्तों, और इसको अपन कहते हैं पूर्वी द्वीप समूह। दो द्वीप श्रृंखलाएं मुख्य है दोस्तों, पश्चिमी द्वीप समूह और पूर्वी द्वीप समूह जो मिलती है। इसी प्रकार प्रशांत महासागर के अगर अपन बात करें पूर्वी भाग की ओर, तो अमेरिका के किनारे किनारे दोस्तों द्वीपीय श्रृंखला मिलेगी। एक और तो अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के पास में दोस्तों काफी द्वीपीय श्रृंखला है, जिसको अपन आर्कीपेलागो की संज्ञा देते हैं। वो बाद की बातें बाद में करेंगे अपन, इतना जरूर ध्यान रखें यहां पर यह जो है द्वीपीय श्रृंखला है, और इन द्वीपों पर छोटे छोटे देश बसे हुए दोस्तों। ध्यान रखिएगा, तो यह द्वीप बने कैसे, कभी आपको, हालांकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में बात करेंगे अपन, लेकिन ये द्वीप कैसे बने ऐसी अगर बात पूछ ली जाए तो ध्यान रखिएगा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर हम कहते हैं कि जब दो प्लेटें, देखो या तो दो प्लेटें दोस्तों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएगी या एक दूसरे के आमने सामने होगी। तो ध्यान रखना यह जो प्लेट है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट और यह प्लेट है पैसिफिक प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ध्यान रखिएगा ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के सामने आ रही है दोस्तों। यह प्लेट खिसकी, यूरेशियन प्लेट खिसकी, तभी तो अटलांटिक महासागर में कटक का निर्माण हुआ। तो ध्यान रखिएगा, और इधर उत्तरी अमेरिका जो है उधर की ओर खिसक रहा है, जो इधर वाला भाग हो गया दोस्तों, तो उत्तरी अमेरिका भी इधर खिसक रहा है पैसिफिक सागर की ओर, और दोस्तों प्रशांत महासागर जो है यूरेशियन प्लेट की ओर खिसक रहा है। अब प्रशांत महासागरीय प्लेट भारी है दोस्तों, घनत्व में भारी है, और यूरेशियन प्लेट जो है हल्की है। और आपको पता होगा जब दो प्लेटें आपस में अभिसरण, जब दो प्लेटें मिलती है तो उसको कहते हैं अभिसरण साथियों। तो अभिसरण होती है तो भारी प्लेट जो होती है हल्की प्लेट के क्या करती है, नीचे घुस जाती है, और नीचे घुस जाने के कारण दोस्तों वो क्या होती है, इसका किनारा जो होता है वो प्रविष्टित हो जाता है अंदर से, तो दोस्तों फोल्डेड हो जाती है, और फोल्डेड हो जाने के कारण छोटे छोटे दोस्तों द्वीपीय चाप जो है, ट्रेंच जो है बन जाती है। इन्हीं से इन द्वीपीय श्रृंखलाओं का निर्माण
हुआ है, इतना जरूर ध्यान रखें। वो वलित होने के कारण दोस्तों वलित पर्वतीय श्रृंखला भी बन जाती है, कभी कभी ध्यान रखना। तो द्वीपीय चाप है, द्रोणी है, ट्रेंच है, ये अभिसरण से ही निर्मित होती है, इसी कारण यहां पर ये जो निर्मित हुई है। चलिए इन द्वीपों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर अपन आगे जो बात है बाद में करेंगे। चलो तो इन द्वीपों के बारे में बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले हमारा क्यूराइल द्वीप हो गया, उसके बाद में अपन देख लेते हैं जापान। जापान के बारे में कुछ खास जो है वो देख लेते हैं। देखो जापान, मैं पहले ही कह चुका हूं दोस्तों, 10-15 मिनट के भरोसे आप बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, मेहनत करनी होगी तो आपको बाकायदे जुड़कर रहना पड़ेगा। जापान के बारे में दोस्तों देखिएगा, जापान में सबसे पहले दोस्तों जापान का जो देशांतरीय विस्तार है वो सूर्य के सामने जाने के कारण, यानी देशांतरीय जो विस्तार है सबसे पहले सूर्य के सामने होता है, तो यहां पर सूर्य का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है, इसीलिए जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहते हैं। उगते हुए सूर्य का देश, कंसेप्ट क्लियर। दूसरी बात, जापान को दोस्तों निप्पन के नाम से भी जानते हैं, जापान को निप्पन के नाम से भी जाना जाता है, कभी कभी सवाल वनडे में पूछ लेते हैं, निप्पन के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे मुख्यतः, जापान जो है सामान्य रूप में 4 द्वीपों पर बसा हुआ है। उत्तर से दक्षिण लिख रहा हूं दोस्तों, उत्तर से दक्षिण ध्यान रखना। सबसे पहला जो द्वीप है दोस्तों उसका नाम है होक्काइडो, ध्यान रखना होक्काइडो। इन 4 द्वीपों पर ही जापान जो है बसा हुआ है, होक्काइडो। दूसरा है दोस्तों होन्शु, तीसरा है दोस्तों शिकोकू, और चौथा है क्यूशू। क्या नाम है? क्यूशू। यह 4 जो द्वीप है ये जापान के मुख्य है, उत्तर से दक्षिण है। कई बार एग्जामिनर सवाल पूछता है, उत्तर से होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। अब दोस्तों अगर आपको क्षेत्रफल में पूछ ले तो ध्यान रखना इन दोनों को ऊपर नीचे करना है, बस इतना ध्यान रखना। क्षेत्रफल में छोटा बड़ा पूछ रहे, सबसे बड़ा हो जाएगा होन्शु, दूसरा होक्काइडो, तीसरा क्यूशू और चौथा शिकोकू हो जाएगा। दोनों को ऊपर नीचे कर दो, बस ये क्षेत्रफल में हो जाएगा। और बाकी ये उत्तर से दक्षिण है। तो होक्काइडो के बारे में इतना याद रखें, उत्तरतम द्वीप है, उत्तरतम द्वीप है जापान का। चलो होन्शु द्वीप को लेते हैं एक साइड में, फिर बाद में उन पर बात करेंगे। अभी शिकोकू और क्यूशू को देख लीजिए दोस्तों। आपने देखा होगा जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो पहली बार परमाणु बमों का आविष्कार हुआ था। हम प्रयोग हुआ था। हम दोस्तों ज्योग्राफी पढ़ रहे, इसके साथ साथ में जुड़ी हुई सारी बातों पर बात करेंगे, आप विश्वास रखें। तो शिकोकू और क्यूशू जो है इन पर 2 नगर थे, और उन 2 नगरों पर पहली बार अमेरिका ने परमाणु बमों का प्रयोग किया। उन परमाणु बमों का नाम क्या था? लिटिल बॉय। क्या नाम था? पहले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैटमैन। यह भी सवाल आप ध्यान रखें। अब दोस्तों वो बम कब गिराए गए? तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, ध्यान रखना। यह भी तारीख ध्यान रखें। अब कहां पर गिरे गए? तो हिरोशिमा और नागासाकी। ध्यान रखें दोस्तों, मैंने जो याद किया है वो सी से हिंसा और नाक का से नाक, इस प्रकार याद किया। आप कैसे याद कर रहे हो वो आप पर डिपेंड करता है। हिरोशिमा पर, यह हिरोशिमा जो नगर है यह शिकोकू द्वीप पर है। 6 अगस्त 1945 को बम गिराया गया और 9 अगस्त 1909 नाना नाम से याद रखना, क्यूशू नाक से याद रखना, जो है बम गिराया गया। यह 2 नगर आप जरूर याद रखें, हिरोशिमा शिकोकू पर, नागासाकी क्यूशू पर। चलो हम बात कर लेते हैं खास जो है होन्शु द्वीप से। दोस्तों ध्यान रखना, जापान की प्राचीन राजधानी जो थी वो राजधानी थी दोस्तों क्योटो। ध्यान से सुनना, क्योटो राजधानी थी। कई राज्यों देशों की राजधानियां बदल दी गई दोस्तों, जैसे ब्राजील की राजधानी पहले रियो डी जेनेरियो थी, आज के दिन ब्राजील है। रूस की राजधानी भी बदल दी गई। कई राज्यों की राजधानी जो है पहले भारत की कलकत्ता थी, आज के दिन दिल्ली है। इसी प्रकार जापान की राजधानी पहले क्योटो थी और आज के दिन जो है टोक्यो है। तो आप नोट करें इस बात को, पहली बार होन्शु द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, पहली बार नोट करें दोस्तों, सबसे बड़ा द्वीप है क्षेत्रफल में पहली बार। टोक्यो आज के दिन जापान की राजधानी है, वो दोस्तों होन्शु द्वीप पर ही है, होन्शु द्वीप पर ही है। कंसेप्ट क्लियर? चलो क्योटो के बारे में एक सवाल देख लेते हैं, वो काफी चर्चा में रहता है, सुनिएगा।
क्योटो जापान का एक शहर है साथियों, जो जापान की प्राचीन राजधानी थी। इस क्योटो शहर में सन 1997 में, कब की बात है, 1997 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए दोस्तों यहां पर सम्मेलन हुआ था, जिसमें ग्रीन ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए सामान्य रूप में यहां पर सम्मेलन हुआ था। इसे कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। यानी उस समय कुछ शर्तें रखी गई जो दोस्तों कम करने के लिए देशों को, हस्ताक्षरित देशों को माननी थी। इसको अपन कहते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जिसे रियो 5 के नाम से भी जाना जाता है। इतना ही समझो बस, बारीकी से देखेंगे तो समय कितना ही अपन देख सकते हैं। फिर दोस्तों टोक्यो जो है होन्शु द्वीप पर है। तीसरी बात करें तो जापान के दो प्रसिद्ध नगर है दोस्तों, ध्यान रखना, एक का नाम है ओसाका और दूसरे का नाम है नागोया। यह दोनों कहां पर है, इसी होन्शु द्वीप पर है। क्या खास है इसमें दोस्तों, देखो जापान जो है वो विश्व का सबसे ज्यादा ऊन और रेशम उत्पादन करता है। क्या करता है, विश्व में एशिया महाद्वीप में बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ऊन और रेशम का उत्पादन जापान करता है। सूती वस्त्रों का उत्पादन भी जापान करता है एशिया में दोस्तों। लेकिन ध्यान रखना, जापान में दोस्तों कृषि भूमि नहीं है, फिर भी इतनी सारी सूती वस्त्र कहां से लेके आ रहा है, तो जापान जो दोस्त है, जापान में कच्चे माल की बिल्कुल कमी है साथियों। न तो खनिज संसाधन है, न कृषि पर आधारित कच्चा सोर्स है। तो जापान जो है विदेशों से आयात करता है और फिर वो एक्सपोर्ट करता है, क्योंकि जापान टेक्निक में सबसे आगे है। ध्यान रखिएगा, जापान विश्व में सबसे ज्यादा जलयान निर्माण करता है दोस्तों। पानी वाली जहाज जो है जलयान, वो सबसे ज्यादा जापान निर्मित करता है एशिया महाद्वीप में। वो भी आप जरूर याद रखें, जापान के पास में सोर्स नहीं है, संसाधन नहीं है, जापान विदेशों से आयात करता है, जिनमें भारत सबसे अच्छा देश साथी है। भारत के विशाखापट्टनम बंदरगाह से लोहा, मैग्नीज, ये सब जापान को भेजा जाता है। ये जरूर हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, एक कर याद करवा देंगे दोस्तों। हम बात कर दे ओसाका, चलो यहां देख लेते हैं दोस्तों। जहां पर सूती वस्त्रों का उत्पादन ज्यादा होता हो उसको मैनचेस्टर कहते हैं। क्यों, क्योंकि ब्रिटेन का शहर है मैनचेस्टर, उसमें सब औद्योगिक क्रांति हुई तो सर्वाधिक वस्त्रों की मिलें लगी और वस्त्र उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ, इसीलिए उस शहर का नाम था मैनचेस्टर। और आज दुनिया के किसी भी शहरों में जहां पर सूती वस्त्र उत्पादन ज्यादा होता है उसको मैनचेस्टर की संज्ञा देते हैं। जैसे भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, क्योंकि अहमदाबाद में सूती कपड़े का उत्पादन ज्यादा होता है। इसी प्रकार दक्षिण का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं तमिलनाडु में, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखें दोस्तों, सूती वस्त्रों का सर्वाधिक उत्पादन जहां होता है उसे कहते हैं मैनचेस्टर। तो जापान का जो मैनचेस्टर है वो है ओसाका, और वो कहां पर है, इसी होन्शु द्वीप पर। इसी प्रकार दोस्तों अमेरिका का एक शहर है डेट्रॉइट, जहां पर दोस्तों ऑटोमोबाइल उद्योग, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है मोटरयान, गाड़ियां सर्वाधिक दोस्तों बनती है, उस क्षेत्र को कहते हैं ऑटोमोबाइल उद्योग। तो डेट्रॉइट शहर है दोस्तों अमेरिका में, वहां पर सबसे ज्यादा होती है। तो जापान के नागोया शहर में सबसे ज्यादा दोस्तों ऑटोमोबाइल उद्योग होने के कारण जापान को, ध्यान रखना, जापान के नागोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं, और वो भी कहां पर है, होन्शु द्वीप पर है। कंसेप्ट भैया दोस्तों, लगे हाथों में आपको बता दूं, जैव विविधता से संबंधित एक दोस्तों समझौता हुआ था, प्रोटोकॉल हुआ था, जो नागोया में हुआ था, जिसे नागोया प्रोटोकॉल कहते हैं। सन 2000 में हुआ था, ध्यान रखना 2000 में नागोया प्रोटोकॉल, वो भी जापान में ही था। चलो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योटो जो था दोस्तों, उस शहर में छोटे छोटे उद्योग लगे होने के कारण छोटे कारखानों का शहर कहते हैं। सबसे ज्यादा सीमेंट निर्यात जापान ही करता है। और दोस्तों जापान के बारे में कुछ खास पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, जापान में एक सिटी है दोस्तों कोबे, थोड़ा ध्यान रखना, कोबे शहर है दोस्तों जापान में, कोबे। यह ध्यान रखना खिलौने उत्पादन में सबसे आगे है, खिलौनों की सिटी कहते हैं इस दोस्तों जापान के कोबे शहर को। समझ में आई बात आपको? और क्या खास है जापान में, तो अभी देख लेते हैं दोस्तों। प्रशांत महासागर के परिवलय क्षेत्र में आपने देखा होगा भूकंप और ज्वालामुखी ज्यादा आते हैं। तो दोस्तों एक एक बात पर बात कर रहे हैं। देखो एक तो बात आप याद रखें, शिंटो, कांटो और क्वांटो, इन पर भी आप ज्यादा जोर दें। एक दोस्तों ध्यान रखें, फ्यूजी, फ्यूजी, फ्यूजियामा,
या फिजोक या फिजाक। चलिए, क्या है शिंटो? जापान का जो धर्म है वो है दोस्तों शिंटो। जापान का धर्म जो है शिंटो है साथियों। जापान की जो भाषा है वो है साथियों कांटो, याद रहेगा। और जापान में एक मैदानी क्षेत्र है भाइयों जिसे अपन कहते हैं क्वांटो का मैदान। रिपीट कर रहा हूं, शिंटो कांटो क्वांटो। शिंटो जापान का धर्म है, कांटो जापान की भाषा है और क्वांटो जापान का मैदानी क्षेत्र है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए, फ्यूजी क्या है दोस्तों? जापान का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है वो जापान का फ्यूजी है। जापान में ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों फ्यूजियामा, इसी को फिजाक पर्वत की संज्ञा दी जाती है। जापान में फ्यूजियामा पर्वत है। जापान के पश्चिम की ओर दोस्तों प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में ही एक खाड़ी है जिसका नाम है दोस्तों मीनामाटा की खाड़ी। नाम याद रखना, मीनामाटा की खाड़ी। ध्यान रखना, इस खाड़ी में दोस्तों ध्यान में जापानी जो लोग हैं मछुआरे पकड़ते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं। ध्यान रखेगा, यहां पर दोस्तों उद्योग धंधों के कारण पारा जो होता है इस पारे को डाल दिया गया इस खाड़ी में। और ध्यान रखना, जब मछलियों के पेट पानी के साथ में पारा निगल लिया तो मछलियों की बहुत भयंकर संख्या में मृत्यु हो गई। इसलिए दोस्तों ध्यान रखना, इसका एक नाम रख दिया जनरल साइंस में मीनामाटा रोग। यानी पानी में अगर मान लो मीनामाटा जो रोग है, पानी में अगर पारे की अधिकता हो जाए तो मीनामाटा रोग होता है। इतना जापान के बारे में जरूर याद रखें साथियों। लगे हाथों आपको एक श्रीलंका देश ले लेते हैं, फिर अपन बात जो है साथियों कल करेंगे। हो सकता है आपको समय ज्यादा लग रहा हो साथियों, लेकिन समय तो लगेगा। बात करूं मैं साथियों श्रीलंका की, तो ध्यान रखें श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका को क्या क्या कहते हैं? सिलोन द्वीप कहते हैं। सिलोन द्वीप प्राचीन नाम है। सियल द्वीप नाम है साथियों, सियल द्वीप। इतना जरूर, ये दो तो नाम आप याद रखें, सिलोन, सिलोन द्वीप, सियल द्वीप। आवाज पर ज्यादा ध्यान दें, सिलोन द्वीप, सियल द्वीप। और दोस्तों क्या है श्रीलंका में? श्रीलंका को दोस्तों पूर्व का मोती, पूर्व का मोती रत्नों का द्वीप कहते हैं दोस्तों। श्रीलंका में दोस्तों समुद्र में एक द्वीपीय देश होने के कारण श्रीलंका में सर्वाधिक रत्न ज्यादा जो मिलते थे दोस्तों, मोती और रत्न जो है मूंगा सर्वाधिक मिलता है, श्रीलंका में होता था प्राचीन समय में, इसीलिए रत्नों का द्वीप पूर्व का मोती की संज्ञा दी गई। श्रीलंका की दो राजधानियां हैं साथियों। पहली राजधानी है कोलंबो, कोलंबो। दूसरी यह वाणिज्यिक राजधानी है, कॉमर्शियल कैपिटल, वाणिज्यिक राजधानी है साथियों। और दूसरी राजधानी है जयवर्धनपुर। क्या नाम है? जयवर्धनपुर। इसकी जो यह जो है प्रशासनिक राजधानी है। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे उस समय साथियों, जयवर्धन नाम करके एक प्रधानमंत्री हुए थे, उनके नाम पर यह बसाई गई राजधानी है जयवर्धनपुर। याद रखना, प्रशासनिक राजधानी है। चलो, और क्या श्रीलंका में खास है? तो देखो, श्रीलंका में दोस्तों एक प्रायद्वीप है जिसका नाम है जाफना प्रायद्वीप। क्या नाम है? जाफना प्रायद्वीप। और जाफना प्रायद्वीप, जाफना प्रायद्वीप और श्रीलंका को, श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला एक दोस्तों दर्रा है। दर्रे का मतलब दो पर्वत श्रेणी या दो स्थल भूखंड या किसी जलीय राशियों के बीच का जो क्षेत्र होता है संकरा सा दोस्तों, जिनसे पार किया जा सकता है, इन्हें अंग्रेजी में पास कहते हैं। तो ध्यान रखना, यह जो है जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के बीच में दोस्तों एक दर्रा है, उसका नाम है एलिफेंटा का दर्रा, एलिफेंटा का दर्रा। चलिए, यह थोड़ा ध्यान रखें। अब आगे बढ़ने से पहले साथियों मैं आपको दो चीज बता देता हूं, देखिएगा, समझिएगा इस चीज को दोस्तों। मान लो ये दो क्या है? सागर है। ये दो सागर है। जैसे आप उदाहरण देता हूं आपको, भूमध्य सॉरी यहां पर मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, कोई भी सागर अपन ले सकते हैं सामान्य रूप में दोस्तों, भूमध्य सागर, लाल सागर ले लो, कोई भी ले लो, ऐसे दो सागर हो सकते हैं। और सागर, अब दो सागरों के बीच में एक बहुत ही संकरी जलीय राशि होती है दोस्तों, आने जाने के लिए रास्ता, जो आपस में पानी का आदान प्रदान करे। ऐसा जमीनीय भाग भी हो सकता है दोस्तों, स्थल भी हो सकता है।
तो ध्यान रखना, यह जब संकरा भाग होता है इधर वाला भूखंड भी डमरू के आकार का होगा, इधर वाला भूखंड भी डमरू के आकार का होगा, और बीच में से जल राशि आती है, तो इसका नामकरण कर दिया जाता है जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। एक तो यह ध्यान रखना। दूसरी दोस्तों इसको जल संधि भी कहते हैं, क्योंकि ये दो जलीय राशियों को जोड़ता है। संधि का मतलब जॉइंट यानी जोड़ना, जल संधि भी कहते हैं। कभी कभी इसका नाम स्ट्रेट भी हो जाता है दोस्तों, स्ट्रेट, यह भी थोड़ा ध्यान रखना, स्ट्रेट भी इसको कह देते हैं। ये तीनों नाम याद रखें। अगर मान लो ये दो स्थलीय भाग और स्थल को जोड़ते हैं तो वही हो जाएगा स्थल डमरू मध्य स्थल संधि। डमरू मध्य क्यों कहते हैं? क्योंकि डमरू के आकार की आकृति हो जाती है दो जलीय राशि या स्थलीय भाग को जोड़ने के लिए। स्थल संधि का उदाहरण हो तो उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका पनामा स्थल संधि से जुड़ते हैं, तो पनामा डमरू मध्य हो गया। समझ में आ गई होगी आपको बात दोस्तों, जल डमरू मध्य जल संधि स्ट्रेट एक ही होता है। मैं ये क्यों बता रहे हैं, अभी बात कर लेते दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है उसको रॉबर्ट पाक के नाम पर, ध्यान रखना, यह जब अपन ऐसी बात करें दोस्तों तो भारत और श्रीलंका के बीच में जो जलीय संधि है उसको अपन कहते हैं पाक जल संधि। रॉबर्ट पाक के नाम पर है दोस्तों पाक जल संधि या पाक जल डमरू मध्य। यह थोड़ा आप जरूर ध्यान रखें, जल डमरू मध्य। श्रीलंका को रत्नों का द्वीप या पूर्व का मोती कहते हैं दोस्तों, मोती ज्यादा होने का। अगर ऐसा याद नहीं रहे तो याद करे था पद्मावत फिल्म, रावल रतन सिंह मोती लेने गए थे दोस्तों श्रीलंका में, आपको पता होगा, और मिल गई थी महारानी पद्मिनी एक मोती की तरह। फिर आपको पता ही है गंधर्व सेन, जो श्रीलंका के गंधर्व सेन की पुत्री, हालांकि वो बाद की बात है। चलिएगा हम आगे बात करें तो राजस्थान में या भारत में बात करें तो पाबूजी महाराज जो लोक देवता वे साथियों सबसे पहले ऊंट सांड जो है इसी श्रीलंका से भारत में लाए थे। इसीलिए तो रेबारी जाति जो है पाबूजी को अपना आराध्य देव मानते हैं, उनकी याद में फड़ वाचन करवाते हैं, रावण हत्ता वाद्य यंत्र पर पाबूजी के पवाड़े गवाते हैं, माट वाद्य यंत्र पर, वो सब बात की बातें हैं। चलेगा हम बात कर रहे थे श्रीलंका की, तो पाक जल संधि और पाक जल डमरू मध्य इनके मध्य में है। चलिएगा आपको पता है जब श्रीलंका में दोस्तों भगवान श्री राम युद्ध करने के लिए रावण के सामने जाते हैं तो आपको पता यहां पर छोटे छोटे दोस्तों नल और नील के द्वारा धार्मिक मान्यता माने तो कुछ पत्थर तिरवाए गए थे जिसे अपन राम सेतु कहते हैं। वो धार्मिक मान्यता है, लेकिन साइंस धार्मिक मान्यता को नहीं मानती है। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पर जो है ये प्रवाल द्वीपीय एक श्रृंखला है, प्रवाल द्वीपीय एक श्रृंखला है जिसे अपन राम सेतु या आदम ब्रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? आदम ब्रिज कहते हैं। हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी ने तुड़वाने का काम किया था, फिर न्यायालय की मान्यता के बाद दोस्तों अनुरूप नहीं हुआ ये काम, ऐसा नहीं किया गया। चलिए तो अपन बात कर रहे हैं यहां पर ये जो आदम ब्रिज जो है यह सवाल बनता है कहां से शुरू होता है और कहां पर खत्म होता है, इतना जरूर ध्यान रखें। तो दोस्तों भारत में कन्याकुमारी के पास में एक जगह है धनुषकोडी, याद रखना धनुषकोडी रामेश्वरम के पास में है धनुषकोडी। और श्रीलंका में दोस्तों एक द्वीप है यहां पर मध्यवर्ती जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी के पास में तलैया मनार। क्या नाम है? तलैया मनार। उस तलैया मनार को दोस्तों ये क्या करती है? जोड़ती है, यानी धनुषकोडी और तलैया मनार को ये दोनों जो जोड़ने वाली जो प्रवाल द्वीपीय श्रृंखला है उसको कहते हैं आदम ब्रिज या राम सेतु। चलो और क्या खास है दोस्तों, तो राजीव गांधी के बीच में जब देखो लिट्टे क्या थे, लिट्टे एक लिट्टे भी श्रीलंका से समझिए, लिट्टे LTTE क्या है लिट्टे? लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम कहते हैं इनको, तमिल एल्म या इलम कहते हैं। ध्यान रखना लिट्टे जो संगठन है यह तमिल लोगों का था और श्रीलंका के विरुद्ध में खड़ा हुआ था। ध्यान रखना इन्हीं के लिए तो जो राजीव गांधी ने दोस्तों जो अपनी सेना भेजी थी उस समय जो समझौता हुआ था 1987 में उसे राजीव जयवर्धने समझौते कहते हैं, इतना जरूर ध्यान रखिएगा। हम ज्योग्राफिकल बात कर रहे हैं तो दोस्तों आज की तारीख में श्रीलंका से लास्ट बात करेंगे आपके सामने। ध्यान रखना श्रीलंका की जो सर्वोच्च पर्वत चोटी है उसका नाम है पिद्रू।
थलगाला, पिदरू थलगाला या तलगाला होता है दोस्तों, पिदरू तलगाला, यह थोड़ा ध्यान रखना। पिदरू तलगाला श्रीलंका की सर्वोच्च पर्वत चोटी पिदरू तलगाला है। और दोस्तों दूसरी जो है उसका नाम है आदम सीकर, आदम सीकर, याद रह जाएगा, इतना जरूर रख लेना साथियों, श्रीलंका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है पिदरू तलगाला, दूसरी है आदम सीकर। धन्यवाद साथियों। अगर आपको भाई की मेहनत पसंद आ रही हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों, और वाकई में आप कुछ सपना देखा है आपने, आप उस सपने को पूरा करना चाहते हैं तो जुड़े एचपीएस एजुटेक के साथ में, हरदम आपके साथ ये भाई खड़ा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।